नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग अर्थशास्त्र से संबंधित 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी, एलटी, झारखंड प्रवक्ता परीक्षा, बिहार प्रवक्ता परीक्षा एवं आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली व्याख्याता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस क्लास में जिन प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे वे प्रश्न पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, जो आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज के जो 25 प्रश्न हैं इन पर विस्तार से चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है y बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम समीकरण दर्शाता है। तो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम जो समीकरण है वह जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट सकल राष्ट्रीय उत्पाद को बताता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम को शामिल किया गया, जिसमें सी उपभोग व्यय को बताता है, आई निवेश व्यय, जी वस्तुओं एवं सेवाओं पर सरकारी व्यय को व्यक्त करता है तथा एक्स माइनस एम शुद्ध विदेशी निवेश के आयात एवं निर्यात को व्यक्त करता है। तो इस प्रकार से एक का जो सही आंसर है वह ए है। इसके अलावा जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद व्यक्त करता है सी प्लस आई प्लस जी, जिसमें सी उपभोग व्यय, आई इन्वेस्टमेंट निवेश व्यय और जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या सरकारी व्यय को व्यक्त करता है। जीडीपी में एक्स माइनस एम को शामिल नहीं किया जाता है। इसके अलावा एनएनपी, तो एनएनपी एमपी या एनएनपी कह सकते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस मूल्यह्रास प्लस निवल विदेशी आय को सम्मिलित किया जाता है। या इसके अलावा कह सकते हैं एनपी एमपी बराबर होगा जीएनपी एमपी माइनस मूल्यह्रास या डिप्रिसिएशन। तो इसको भी एनएनपी द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से एक का जो सही आंसर है वह ए है। 2 नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? ए चालू मूल्यों के आधार पर, बी स्थिर मूल्यों के आधार पर, सी ए तथा बी दोनों सही है और डी ना तो ए ना तो बी। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना चालू मूल्यों के आधार पर और स्थिर मूल्यों के आधार पर की जाती है। तो दोनों सही हैं, ए तथा बी दोनों ऑप्शन सही हैं। अगला 3 नंबर क्वेश्चन, दोनों ऑप्शन सही है सी में, तो 2 का सही है सी। 3 नंबर क्वेश्चन, एक वस्तु की मात्रा जो एक ग्राहक एक बाजार में एक विशेष मूल्य पर एक विशेष समय में खरीदता है वह कहलाती है इच्छा, उपयोगिता, आपूर्ति। तो ग्राहक द्वारा किसी बाजार में विशेष समय या विशेष मूल्य पर खरीदी जाने वाली वस्तु की मात्रा या खरीदी गई वस्तु मांग कहलाती है। तो 3 का सही आंसर डी है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन, यदि वस्तु की आय मांग की लोच इकाई से अधिक है तो वस्तु है विलासिता वस्तु, अनिवार्य वस्तु, निकृष्ट वस्तु, कोई नहीं। जब वस्तु की मांग की लोच इकाई से अधिक है तो ऐसी वस्तु को
विलासिता की वस्तु की श्रेणी में रखा जाता है। तो विलासिता की वस्तु की श्रेणी जो है वह ए ऑप्शन में है। मांग की लोच के 5 प्रकार अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए हैं। 5 प्रकार कौन कौन से हैं? ई बराबर अनंत, यह पूर्णतः लोचदार मांग होती है जिसमें अंतरिक्ष में पर्यटन को शामिल किया गया है। ई ज़्यादा है 1 से, तो लोचदार मांग होती है जिसमें विलासिता की वस्तुओं को शामिल किया गया है। एग्जाम्पल के रूप में एसी को ले सकते हैं। और क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि यदि वस्तु की आय मांग लोच इकाई से अधिक है, तो वस्तु की आय मांग लोच इकाई से अधिक है तो ऐसी वस्तु को विलासिता की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में एसी को ले सकते हैं। अगर ई बराबर 1 है तो इकाई लोचदार वस्तु होगी और इकाई लोचदार वस्तु के अंतर्गत आरामदायक वस्तुओं को रखा जाता है। ई कम है इकाई से तो ऐसी वस्तुएं, ऐसी मांग की लोच बेलोचदार होती है और इसके अंतर्गत अनिवार्य वस्तुओं को रखा जाता है। ई बराबर 0 होता है जिसकी मांग लोच पूर्णतः बेलोचदार होती है और अति आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच जो है पूर्णतः बेलोचदार होती है। तो यह 5 श्रेणियाँ थी मांग की लोच की। तो इसका 4 का सही आंसर ए है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? मार्शल, रिकार्डो, कीन्स, कोई नहीं। तो अगर प्राचीन अर्थशास्त्र की बात की जाए तो चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त को प्राचीन अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। और प्राचीन अर्थशास्त्र का संबंध जो है वह राजनीति विज्ञान से था। आधुनिक अर्थशास्त्र के अगर जनक की बात की जाए तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक प्रोफेसर एडम स्मिथ को माना जाता है। तो इस ऑप्शन में ना तो विष्णुगुप्त, चाणक्य या कौटिल्य हैं और ना ही एडम स्मिथ किसी ऑप्शन में है। तो 5 का सही आंसर कोई नहीं हो जाएगा। अगला 6 नंबर क्वेश्चन, चाय और चीनी के बीच मांग की आड़ी लोच होती है। तो चाय और चीनी के बीच मांग की आड़ी लोच ऋणात्मक होती है। तो ऋणात्मक किस ऑप्शन में है? ऋणात्मक ए ऑप्शन में है। 6 ए सही है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। सूची फर्स्ट में वस्तु का स्वभाव या प्रकृति दी गई है और सूची सेकंड में आड़ी लोच का मान दिया गया है। स्वतंत्र वस्तु के लिए मांग की आड़ी लोच कैसी होती है? तो स्वतंत्र वस्तु के लिए मांग की आड़ी लोच 0 होती है। पूरक वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच ऋणात्मक होती है। स्थानापन्न वस्तु के लिए मांग की आड़ी लोच धनात्मक होती है और पूर्ण स्थानापन्न वस्तु के लिए मांग की आड़ी लोच अनंत होती है। तो 0 स्वतंत्र वस्तु के लिए मांग की आड़ी लोच 0। तो ए का मिलान ए से होगा, 1 से हो जाएगा ए का मिलान। बी का मिलान 4 से हो जाएगा। सी का मिलान 2 से हो जाएगा क्योंकि स्थानापन्न वस्तु की मांग की आड़ी लोच धनात्मक होती है। तो धनात्मक 2 ऑप्शन में है, 2 से हो जाएगा। और पूर्ण स्थानापन्न वस्तु की मांग की आड़ी लोच अनंत होती है, अनंत है 3 नंबर पे। तो 1 4 2 3, 1 4 2 3 किस ऑप्शन में है? 1 1 ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 8 नंबर क्वेश्चन, सीमांत आगम को निम्न सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। सीमांत आगम मार्जिनल रेवेन्यू बराबर हो जाएगा TR माइनस TRN-1। तो TR माइनस TRN-1 सी ऑप्शन में है। 8 का सही आंसर सी है। 9 नंबर क्वेश्चन, AR MR तथा मांग की लोच के संबंध को दर्शाया जाता है। तो AR MR तथा मांग की लोच के संबंध को दर्शाने का सूत्र जो सही है वह ED बराबर है AR बटे AR माइनस MR। AR बटे AR माइनस MR किस ऑप्शन में है? यह है
बी ऑप्शन में। तो 9 का सही आंसर बी है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन, दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता होगी। तो दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत, दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत ये MC, AC, AR, MR ये सब क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो MR, AC, MC उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। 10 का सही आंसर डी है। 11 नंबर क्वेश्चन, बचत पर प्रतिफल कहलाता है लाभ, ब्याज, मजदूरी, लगान। बचत पर प्रतिफल जो है ब्याज कहलाता है, बी। 11 बी सही है। 12 आधुनिक लगान सिद्धांत के अनुसार लगान बराबर होता है वास्तविक आय माइनस पूर्व में प्राप्त आय, बी वास्तविक आय प्लस पूर्व में प्राप्त आय, सी वास्तविक आय प्लस हस्तांतरण आय, और डी वास्तविक आय माइनस हस्तांतरण आय। तो आधुनिक लगान सिद्धांत के अनुसार लगान बराबर वास्तविक आय माइनस हस्तांतरण आय द्वारा व्यक्त की जाती है। 12 डी सही है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन, रिकार्डो के अनुसार भूमि की हस्तांतरण आय होती है, रिकार्डो के अनुसार भूमि की हस्तांतरण आय शून्य होती है, जो ए ऑप्शन में दिया गया है। 13 ए सही है। 14 नंबर क्वेश्चन, टोबिन टैक्स लगाया जाता है बिक्री पर, निर्यात पर, आयात पर, विदेशी विनिमय के लेन देन पर। टोबिन टैक्स विदेशी विनिमय के लेन देन पर लगाया जाता है। 14 डी सही है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन, बेसल समझौता संबंधित है वस्तु बाजार से, बैंकिंग क्षेत्र से, बीमा क्षेत्र से, सेवा क्षेत्र से। तो बेसल जो है बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। अगला 16 नंबर क्वेश्चन, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1 जनवरी 1965, 1 अप्रैल 1965, 19 फरवरी 1965, 2 अक्टूबर 1965। तो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1 जनवरी 1965 को हुई थी। 16 ए सही है। 17 भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया। तो भारतीय रुपये का अभी तक 3 बार अवमूल्यन किया गया, 1949, 1966 और 1991। तो 3 बार भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया, 1949, 66 और 91। तो इसमें ऑप्शन में कोई सही नहीं है। 17 डी सही है। 18 प्रशुल्क है एक कर, एक अनुदान, सहायता, सभी। तो प्रशुल्क एक कर है। 18 ए सही है। 19 फेरा के स्थान पर कौन सा अधिनियम बनाया गया। फेरा के स्थान पर ए ऑप्शन में फेमा, बी MRTP, सी IBRD, IBRA, इरडा, IMF। तो फेरा के स्थान पर फेमा बनाया गया था। 19 ए सही है। 20 किस प्रधानमंत्री द्वारा किसान कॉल सेंटर की स्थापना की गई थी। श्री नरसिम्हा राव, श्री मनमोहन सिंह, श्री इंद्र कुमार गुजराल, कोई नहीं। तो किसान कॉल सेंटर की स्थापना प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा की गई थी 2004 में। तो 20 का सही आंसर डी है। 21 नाबार्ड की स्थापना हुई। तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को डॉक्टर शिव रमन समिति की अनुशंसा पर की गई। नाबार्ड कृषि क्षेत्र के लिए ऋण उपलब्ध कराने वाली शीर्षस्थ संस्था है। तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई। और ABC किसी ऑप्शन में 12 जुलाई 1982 का जिक्र नहीं है। तो 21 का सही आंसर डी है। 22 नंबर क्वेश्चन, निम्न चित्र प्रदर्शित करता है मांग में वृद्धि, मांग में कमी, मांग का संकुचन, मांग में विस्तार। तो यह आरेख जो है मांग में संकुचन को व्यक्त करता है।
E0 से E1 की तरफ जाने पर मांग में संकुचन होगा और E1 से E0 की तरफ जाने पर मांग में विस्तार होगा। तो यह संकुचन को व्यक्त करता है। 22 सी सही है। 23 लॉरेंज वक्र माप है विषमता का, केंद्रीय प्रवृत्ति का, अपकिरण का, कुकूदता का। तो लॉरेंज वक्र विषमता की माप करता है। विषमता की माप ऑप्शन ए में है। 23 ए सही है। अगला 24 नंबर क्वेश्चन, वितरण की असमानता को जानने का सही माप प्रचलित है। सहसंबंध, सूचकांक, गिनी गुणांक, कोई नहीं। तो वितरण की असमानता को जानने का जो सही माप है वह गिनी गुणांक है। 24 सी सही है, गिनी गुणांक। अगला 25 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है। पीएम आशा, तो पीएम आशा योजना 2018 में चली, बताया गया है। पीएम किसान संपदा योजना 2018, पीएम किसान योजना 2019, पीएम मानधन योजना 2019। तो पीएम किसान संपदा योजना जिसका प्रारंभ किसान संपदा योजना के रूप में 2017 में किया गया था। 26 मई 2017 को प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का प्रारंभ किसान संपदा योजना के रूप में किया गया था और 23 अगस्त 2017 को किसान संपदा योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना कर दिया गया। तो 2017 अगर होता 18 की जगह तो यह ऑप्शन सही रहता। बाकी ए, सी और डी तीनों सही हैं। बी गलत है क्योंकि बी का प्रारंभ जो है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का प्रारंभ 23 अगस्त 2017 को किया गया था। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 25 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों को सॉल्व किया जो आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं।